सोचो एक ऐसा सिटी जहां पत्थर की दीवारें एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी। कोई मॉर्टर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी ग्लू का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और फिर भी वो सदियों से खड़ी हैं टाइम की मार को सह के। हम बात कर रहे हैं ग्रेट जिम्बाब्वे की, साउथ अफ्रीका की एक शक्तिशाली एम्पायर का दिल, जहां से ट्रेड और कल्चर का राज चलता था। ये सिटी सिर्फ स्टोन का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक सिंबल थी पावर, यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी की। लेकिन आज वही जिम्बाब्वे हमें एक दर्द भरी लेसन सिखाता है कि कैसे एक मजबूत हाउस ऑफ स्टोन गलत डिसीजन, करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशन की वजह से एक हाउस ऑफ पेपर में बदल गया, जहां करेंसीज इतना वर्थलेस हो गई कि $100 ट्रिलियन के नोट एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद सकते थे। ये कहानी है एक ऐसे नेशन की जो कभी ब्रेड बास्केट ऑफ अफ्रीका के नाम से फेमस था। यहाँ की जमीन फर्टाइल थी और खाने के लिए लोगों के पास सरप्लस फूड थे, लेकिन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और हाइपर इन्फ्लेशन ने इस फर्टाइल लैंड को इकोनॉमिक डिजास्टर में बदल दिया। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट मुगाबे हैं, एक रिवोल्यूशनरी लीडर जो इनिशियली फ्रीडम फाइटर और हीरो बने, लेकिन धीरे धीरे अथॉरिटेरियन डिक्टेटर में बदल गए। मुगाबे की पॉलिसीज और लैंड रिफॉर्म ने इनिशियली सोशल जस्टिस का प्रॉमिस दिया, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन इकोनॉमी को कोलैप्स की तरफ ढकेल दिया। जिम्बाब्वे की जनता जो अपनी जमीन और अपने कल्चर पर प्राउड थी, वो आज भी अपने हाउस ऑफ स्टोन की नींव तलाश रही है। उनकी स्ट्रगल, रिसाइलेंस और होप की कहानी भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक मजबूत सोसाइटी अपनी ग्रीड, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से कोलैप्स हो सकती है। जिम्बाब्वे का नाम एक्चुअली शोना वर्ड के लैंग्वेज जिम्बा जिम्बाब्वे से आया है, जिसका मतलब है स्टोन ऑफ हाउस। ये नाम उस एंसेंट सिटी जिम्बाब्वे के लिए यूज होता था जो 11 से 15 सेंचुरी के बीच साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर था। 16 सेंचुरीज में जब पोर्तुगीज एक्सप्लोरर ने पहली बार इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अफ्रीका के लोग इतने एडवांस बिल्डिंग बना सकते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये काम फिनिशियन, ग्रीक या इजिप्शियन ने किया होगा, लेकिन 1905 में डेविड रेंडाल और 1929 में गैट्रूड कैटन थॉमसन ने रिसर्च करके प्रूफ कर दिया कि ये सब असली में शोना एंसेस्टर्स का काम था। ग्रेट जिम्बाब्वे की आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होती थी, हिल कॉम्प्लेक्स, ग्रेट इंक्लोजर और वैली रूइंस। बात करें हिल कॉम्प्लेक्स की तो ये सबसे पुरानी एक ग्रेनाइट हिल पर बनी थी। यहाँ रूलर्स रहते थे और ये एक रिलीजियस सेंटर भी था। और बात करें ग्रेटर इंक्लोजर की तो सबसे स्टनिंग फेमस स्ट्रक्चर, ये सब सहारन अफ्रीका की सबसे बड़ी प्री कॉलोनियल बिल्डिंग है। इसकी दीवारें 11 मीटर ऊंची और 6 मीटर मोटी थी। इसको बिना मोर्टार के सिर्फ ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया था। बात करें वैली रूइंस की तो एरिया कॉमन लोगों का था, जहाँ क्राफ्टमैन रहते थे और डेली लाइफ पनपती थी। इस एम्पायर की इकोनॉमी गोल्ड और इवोरी ट्रेड पर डिपेंड थी। ग्रेटर जिम्बाब्वे इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क का इंपॉर्टेंट नोड था। यहाँ से गोल्ड एक्सपोर्ट होता था और ईस्ट कोस्ट के रास्ते चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट तक जाता था। बदले में लोग इंडियन ग्लास बीड्स और चाइनीज पोएट्री इंपोर्ट करते थे। यहाँ कैटल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि वेल्थ और स्टेटस का एक सिंबल भी था। जितनी ज्यादा कैटल उतनी ज्यादा पावर और प्रेस्टीज। लेकिन 15th सेंचुरी के मिडिल तक रिसोर्सेज खत्म होने लगे, क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये खूबसूरत सिटी अबेंडन कर दी गई। जो एम्पायर एक टाइम में पावर और प्रॉस्पेरिटी का सेंटर था, वो खाली और साइलेंट रीन्स में बदल गया। 19th सेंचुरी के एंड में जब यूरोप की पावर अफ्रीका को अपने अपने हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे, तब ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट सिसिल जॉन रोडीज की नजर जिम्बाब्वे के सोने से भरे जमीन पर पड़ी। रोडीज का एक ही सपना था, केप टू कैरो रेलवे लाइन बनाना और पूरे कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश एम्पायर का फ्लैग लहराना। इस सपने को पूरा करने के लिए रोडीज ने ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी बनाई और 1888 में अपनी अटेंशन किंग लोबेंगुला पर रखी, जो उस वक्त माताबिलीलैंड और माशोना लैंड के पावरफुल लीडर थे। रोडीज के एजेंट जेम्स रॉकफोर्ड मैग्यूरे और फ्रांसिस थॉमसन ने मिशनरी जॉन मॉफेट की मदद से लोबेंगुला को धोखे से यकीन दिलाया कि वो सिर्फ लिमिटेड माइनिंग राइट दे रहे हैं। लोबेंगुला को हर महीने 10,000 पाउंड स्टार्लिंग, 1000 राइफल्स और बुलेट्स मिलने का प्रॉमिस दिया गया। लेकिन असली रियलिटी ये थी कि ये डॉक्यूमेंट ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी को एक्सक्लूसिव मिनरल राइट और पॉलिटिकल पावर दे रहा था, जिसमें वो किसी भी कंपटीशन को फोर्स से हटा सकते थे। जब लोबेंगुला को धोखे का पता चला, उन्होंने डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करी और क्वीन विक्टोरिया तक अपने मैसेज भेजे, लेकिन तब तक रोडीज ने रॉयल कार्टर हासिल कर लिया था, जिससे उसकी कंपनी को लीगल और पॉलिटिकल पावर मिल गई। फिर 1890 में पायोनियर कोलम सेटलर और सोल्जर का ग्रुप जिम्बाब्वे में आया और आज के हरारे में यूनियन जैक को लहरा दिया। इस टेरिटरी का नाम रोडसी के नाम पर रोडसिया रखा गया। यहाँ से
इंडिजिनियस लोगों से उनकी फर्टाइल जमीन छीन ली गई और उन्हें नेटिव रिजर्व में भेज दिया गया। ये रेशियल सेग्रेगेशन सिर्फ जमीन तक ही नहीं था। 1930 के लैंड अपॉइंटमेंट एक्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ब्लैक्स कभी फर्टाइल व्हाइट रीजन में जमीन नहीं खरीद सकते। अफ्रीकन को सिर्फ नेटिव परचेज एरिया और रिजर्व में रखा गया ताकि वो व्हाइट फार्मर्स और माइंस के लिए एक सस्ती लेबर बन सके। इस तरह रोडीज और यूरोपियन पावर के एम्बिशन ने जिम्बाब्वे की फर्टाइल लैंड और रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया और इंडिजिनियस लोगों को अपनी ही जमीन से दूर कर दिया, ऐसे सिस्टम के अंदर जहां उनकी फ्रीडम और वेल्थ का हक छीन लिया गया। कॉलोनियल इनजस्टिस ने जिम्बाब्वे के लोगों के अंदर आग भड़काई और ये स्ट्रगल फेमस हुई चिमुरेंगा के नाम से, जिसका मतलब है रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल। 1960s तक पूरे अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन की लहरें चल रही थी, लेकिन रोडसिया में लैन स्मिथ की व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने 1965 में यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। उनका गोल था कि व्हाइट रूल सदियों तक बरकरार रहे और ब्लैक मेजोरिटी को पॉलिटिकल पावर कभी ना मिले। इसके खिलाफ दो मेजर नेशनलिस्ट मूवमेंट उठी। रॉबर्ट मुगाबे की जानू, जिसका मिलिट्री विंग था जानला, और जोशुआ नकोमो की जापू, जिसका मिलिट्री विंग था जिप्रा। जानू को चाइना का सपोर्ट था और जापू को सोवियत यूनियन का, जो आज का रशिया है। जनला ने गुरिल्ला टैक्टिक्स अडॉप्ट किया, गांव वालों का सपोर्ट लिया और रोडसियन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ लंबी और टफ जंग लड़ी। लैन स्मिथ ने हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, मार्शल लॉ, सेंसरशिप और इकोनॉमी पर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन 1970 के एंड तक उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी और इंटरनेशनल सैंक्शंस ने उन्हें कमजोर कर दिया। और फिर 1979 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंकास्टर हाउस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस एग्रीमेंट ने जंग को ऑफिशियली खत्म किया और जिम्बाब्वे में पहली बार साल 1980 में इलेक्शन हुआ, जिसमें रॉबर्ट मुगाबे की जानू पीएफ ने जीत हासिल करी। और फिर 18 अप्रैल 1980 को जब यूनियन जैक उतारा गया और जिम्बाब्वे के नए झंडे लहराए गए, पूरे हरारा में जश्न का माहौल था। बॉब मार्ले ने स्टेज पर जिम्बाब्वे का गाना गाया और नए प्राइम मिनिस्टर यानी रॉबर्ट मुगाबे ने एक इमोशनल स्पीच दी। I urge you, whether you are black or white, to join me in a new pledge to forget our grim past, forgive others and forget, join hands in a new amity, and together as Zimbabweans trample upon racialism, tribalism and regionalism, and work hard to reconstruct and rehabilitate our society. उन्होंने रेसिकल रिकॉन्सिलेशन का वादा किया और प्रॉमिस किया कि अब एक नई जिम्बाब्वे बनेगी, एक ऐसा देश जहां फ्रीडम, यूनिटी और होप का राज होगा। इंडिपेंडेंस के बाद की पहली 10 साल सुनहरे लगे। रॉबर्ट मुगाबे ने एजुकेशन और हेल्थ केयर को टॉप प्रायोरिटी बनाई। 1980s से 1990s के बीच सेकेंडरी स्कूल इनरोलमेंट 902% बढ़ गई और 500 से ज्यादा नए हेल्थ सेंटर बनाए गए। जिम्बाब्वे की लिटरेसी रेट अफ्रीका में सबसे ऊंची हो गई और एग्रीकल्चर की वजह से ये फिर से ब्रेड बास्केट ऑफ अफ्रीका बन गया, क्योंकि उनका फर्टाइल लैंड पूरे रीजन को फीड करता था। लेकिन इस सुनहरे पर्दे के पीछे एक भयानक पावर का खेल चल रहा था। जानू और जापो के बीच ट्राइबल डिफरेंस और पर्सनल क्लैशेस की वजह से टेंशन बढ़ने लगी। मुगाबे ने एंडीबेला डोमिनेटेड माताबिली लैंड में डिसेंट को क्रश करने के लिए नॉर्थ कोरिया ट्रेंड 5th ब्रिगेड को भेजा। ये कैंपेन फेमस हुआ गुकरा हुंदी के नाम से। ये एक शोना वर्ड है जिसका मतलब है शुरू की बारिश जो भूसे को धो डालती है। फिर 1983 से 1987 के बीच 5th ब्रिगेड ने भयानक अत्याचार की। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 20,000 सिविलियंस मारे गए, लोगों को उनके ही कब्रें खुदवाकर एग्जीक्यूट कर दिया गया और प्रेग्नेंट औरतों के पेट काट दिए गए। ये जेनोसाइड जिम्बाब्वे की हिस्ट्री का एक गहरा जख्म है, जिसे आज भी स्टेट ऑफिशियली एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। फिर 1987 में यूनिटी एकॉर्ड साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद जो दो पार्टीज थी, जापो और जानू पीएफ, दोनों को मर्ज कर दिया गया और मुगाबे एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट बन गए। फिर 1990s आते आते जिम्बाब्वे की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ने लगी। मुगाबे की गवर्नमेंट ने 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया, लेकिन ये नियो लिबरल पॉलिसीज पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा गई। फिर 1997 तक जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंस वॉर वेटेरियंस जो पहले नेग्लेक्ट किए जा चुके थे, उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रेशर में आके मुगाबे ने अनबजटेड डिसीजन लिया। उनका डिसीजन ये था कि हर वॉर वेटेरियन को $50,000 जिम्बाब्वे डॉलर का वन टाइम पेमेंट मिलेगा और मंथली पेंशन देने का वादा किया। इसका टोटल कॉस्ट 4.2 बिलियन था, जो जिम्बाब्वे की GDP का 3% था। ये डिसीजन इकोनॉमी की कमर तोड़ देने वाला साबित हुआ। फिर 14 नवंबर 1997 को जिम्बाब्वे डॉलर ने अपनी वैल्यू का 71.5% एक ही दिन में खो दिया। ये वो मोमेंट था जब इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी ने भरोसा खोना शुरू किया। इसके तुरंत बाद साल 1998 में जिम्बाब्वे को सेकेंड कॉन्गो वॉर में धकेल दिया।
प्रोटोकॉल के नाम पर मुगाबे ने 1000 ऑफ ट्रूप्स कॉन्गो भेजे प्रेसिडेंट लॉरेंट कबीला की मदद के लिए। इस वॉर का खर्चा हर महीने 20 से 30 मिलियन डॉलर था और गवर्नमेंट इस अमाउंट को अंडर रिपोर्ट कर रही थी। नतीजा ये निकला कि IMF ने 1999 में अपनी एड सस्पेंड कर दी और जिम्बाब्वे इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट हो गया। साल 2000 में मुगाबे के सामने एक नया खतरा आया। अपोजिशन पार्टी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंजेस यानी MDC की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम में हार के बाद मुगाबे ने अपनी पावर बचाने के लिए लैंड का मुद्दा उठाया। उन्होंने लॉन्च किया फास्ट ट्रैक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, जिसमें वाइट ओन्ड कमर्शियल फार्मर्स को फोर्सफुली सीज करना शुरू किया गया। टेक्निकली जमीन की रीडिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल जस्टिस के लिए जरूरी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के 20 साल बाद भी 4500 वाइट फार्मर्स के पास देश के 70% फर्टाइल लैंड थी। इन सब में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मुगाबे का तरीका थोड़ा डिजास्टर्स था। मुगाबे ने फार्म्स इन्वेट किए, फार्मर्स को मारा गया, जिससे प्रोडक्टिविटी कोलैप्स हो गई और जमीन दी गई उन लोगों को जो फार्मिंग टेक्निक से अनजान थे। कमर्शियल एग्रीकल्चर जिम्बाब्वे की इकोनॉमी का बैकबोन था। इसके कोलैप्स होने से एक्सपोर्ट खत्म हो गया, फूड शॉर्टेज बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था रुक गया। जिम्बाब्वे जो कभी मेज और व्हीट एक्सपोर्ट करता था, अब अपनी फूड नीड के लिए दूसरे देश पर डिपेंड करने लगा। फिर आता है साल 2000। इसकी शुरुआत में जिम्बाब्वे की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। लैंड रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के बाद प्रोडक्शन गिर गई, एक्सपोर्ट बंद हो गए और फूड की शॉर्टेज बढ़ गई। इस सिचुएशन ने लीड किया हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ। मतलब कि करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई कि पैसा काम का ही नहीं रहा। 2006 से 2008 के बीच चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लोग एक ब्रेड के पैकेट के लिए बंडल्स ऑफ जिम्बाब्वे डॉलर लेके जा रहे थे। बैंक्स और शॉप में कैश सप्लाई नहीं था, लोग लाइन में घंटों खड़े रहते। 2008 तक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था कि गवर्नमेंट ने $100 ट्रिलियन के नोट प्रिंट कर डाले, लिटरली $100 ट्रिलियन के। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इस नोट से एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीदा जा सकता था। इस सिचुएशन ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। सैलरी का वैल्यू हर रोज कम होता, बैंक अकाउंट और सेविंग वर्थलेस हो गई, बाजार में चीजें ब्लैक मार्केट प्राइस पर मिलने लगी। ये वो मोमेंट था जब जिम्बाब्वे का हाउस ऑफ पेपर रियलिटी बन गया। एक ऐसा देश जहां पैसे का अपना कोई वैल्यू नहीं था और लोग अपनी बेसिक नीड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये हाइपर इन्फ्लेशन का पीरियड वर्ल्ड हिस्ट्री का एक रेयर और ट्रेजिक एग्जाम्पल है। एक समय जब जिम्बाब्वे अफ्रीका का ब्रेड बास्केट था और अब आज का दौर जब वहां पे डेली सर्वाइवल के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन दुनिया के हिस्ट्री में सेकंड वर्स्ट था। पहली बार सिर्फ 1946 में हंगरी में ही ऐसा इन्फ्लेशन देखा गया था, जहां डेली इन्फ्लेशन 195% था। लेकिन जिम्बाब्वे के पैटर्न्स जर्मनी 1923 और मॉडर्न वेनेजुएला 2018 से काफी सिमिलर है। वाइमार जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को वॉर रिपरेशन पे करने थे। गवर्नमेंट ने बिना लिमिट के मार्क्स प्रिंट किए और प्राइसेस ट्रिलियन में पहुंच गए। यही वेनेजुएला में ऑयल प्राइस गिरने के बाद मदुरो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किए, जिससे इन्फ्लेशन 65,000% तक चली गई। इन तीनों केस में एक कॉमन फैक्टर था, पॉलिटिकल डिस्प्रेशन लीडिंग टू मॉनेटरी सुसाइड। जब इंस्टीट्यूशन जैसे सेंट्रल बैंक अपनी इंडिपेंडेंस खो देती हैं, तो करेंसीज का वैल्यू कागज का टुकड़ा बन जाता है। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम लोगों की जिंदगी पर कैसा इफेक्ट करता है। सैलरी, खाना और सेविंग सब पे। ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लेसन है। अगर पॉलिटिकल लीडर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए करेंसी और इकोनॉमिक मैनिपुलेशन करते हैं, और अगर इंस्टीट्यूशन अपनी इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी खोती है, तो हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डिजास्टर जैसे इवेंट हो सकते हैं। नवंबर 2017 रॉबर्ट मुगाबे, जो 37 साल तक जिम्बाब्वे के नसीब का फैसला कर रहे थे, उनका अंत 2017 में एक ड्रामेटिक मिलिट्री असिस्टेड ट्रांजिशन के साथ हुआ। टेंशन तब शुरू हुई जब मुगाबे ने अपनी वाइफ ग्रेस मुगाबे को सक्सेसर बनाने के लिए अपने लॉयल वाइस प्रेसिडेंट एमरसन को फायर कर दिया। ग्रेस मुगाबे, जिनको लोग गुच्ची ग्रेस के नाम से जानते थे, उनकी लैविश लाइफस्टाइल की वजह से वॉर वेटरन्स और मिलिट्री जनरल को पसंद नहीं थी। फिर 13 नवंबर 2017 को आर्मी चीफ ने वार्निंग दी। फिर 14 नवंबर के रात टैंक्स हरारे की सड़कों पर उतर आए और मुगाबे को हाउस अरेस्ट में रखा गया। फिर 21 नवंबर 2017 को पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल रहे थे। मुगाबे ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। पूरे जिम्बाब्वे में लोग सड़कों पर निकल आए, सोल्जर्स के साथ डांस किया और उन्हें फूल के माले पहनाए गए। और वहां का माहौल ऐसा था जैसे लगता था कि ऑपरेशन रिस्टोर लीगेसी उन्हें वापस वही सुनहरा जिम्बाब्वे दिलाएगा।
लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। मनांगवा, जिन्हें लोग द क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, उनका स्टाइल और पॉलिटिक्स मुगाबे से काफी अलग नहीं निकला। कंट्री को एक नए लीडर मिल गए, लेकिन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम और चैलेंजेस अभी भी वैसे ही थे।